नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आखिर वो समय आ गया, 2019 का वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहा है। इतिहास रचने का समय आ गया है, इतिहास का हिस्सा बनने का समय आ गया है, वोट देने का समय आ गया है, सही चुनाव करने का समय आ गया है, उस सही नेता को, उस सही पार्टी को वोट देने का समय आ गया है जिस पर ना केवल हम भरोसा कर सकते हैं बल्कि जिसके काम पर, जिसके कार्यकाल में जो उन्नति देश ने पाई है उसको देखते हुए सही निर्णय लेने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा। कुछ ही हफ्तों पहले मैं कुंभ मेले में गया। सिंगापुर में रहते हुए बहुत मन था कि जिस कुंभ मेले की सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, सच में जाकर देखा जाए कि क्या ये कही सुनी बात है या सच में ऐसा कमाल का कुंभ आयोजित किया है श्री योगी जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में। मैं बता नहीं सकता जो मेरा अनुभव रहा। 2 दिन मैं वहां रहा। गंगा जी का जो प्रदूषण हम सब जानते हैं इतने सालों से, विश्वास नहीं हुआ कि ये वही गंगा मैया है जहां मैं बरसों से डुबकी लगाने जाता था। आंख बंद कर, नाक बंद कर, कान बंद करके केवल डुबकी लगा के बाहर आ जाता था और दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेता था। इस बार न केवल बार बार डुबकी ली बल्कि आचमन किया, जल पिया, भरकर घर लेके आए कि घर वाले भी स्नान कर सकें। और वो बॉटल आज भी उतना ही साफ है जैसा कोई नॉर्मल मिनरल वाटर का बॉटल होता है। ये केवल और केवल उस कार्यकाल में संभव हुआ है जिसका हमने केवल बहुत सालों पहले सपना देखा था। उसी कुंभ में एक महात्मा जी से मुलाकात हुई। उस दिन बड़ा सर फट रहा था लेकिन लगा कि इनका दर्शन कर लिया जाए। महात्मा जी मेरे से पूछे, कहो बेटा कैसे हो? मैंने कहा महात्मा जी सर बहुत दुख रहा है। उन्होंने कहा झूठ मत बोलो। मैंने कहा नहीं महात्मा जी सच में सर दुख रहा है। उन्होंने कहा पूरी बात बोलो। ये बोलो कि हाथ पैर ठीक काम कर रहे हैं, ये बोलो कि पेट ठीक है, ये बोलो कि शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं है, ये बोलो कि दिमाग काम कर रहा है, ये कहो कि दिल धड़क रहा है, ये कहो कि पूरा शरीर ठीक है, बस सिर में दर्द है। पूरी बात बोलो। मैंने कहा हाँ महात्मा जी बात तो सही है। उस उदाहरण से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ये देश भी एक शरीर की तरह ही तो है। मानता हूं कुछ चीजें नहीं काम कर रही हैं, मानता हूं हम सबको कुछ चीजों पर तकलीफ हुई, मानता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों में और सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन सच बात बोलिए, ये देश जो एक विशाल शरीर की तरह है और हम सब उसके अंग हैं, ये देश कितना बेमारू देश था 5 साल पहले। आज उस देश का पुर्जा पुर्जा काम तो कर रहा है, बोल तो रहा है। मैं मानता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिस देश में इतनी बीमारियां रही हो, मोदी जी ने अकेले उस देश पे 5 साल में जितने सुधार किए हैं वो आज तक कभी पहले नहीं हुआ। सबसे बड़ा प्रहार उनका रहा इस शरीर के कैंसर पर। इस देश का कैंसर था करप्शन, इस देश का कैंसर था इंटरनल सिक्योरिटी, इस देश का कैंसर था एक्सटर्नल थ्रेट्स फ्रॉम आवर नेबर्स। हमारे पड़ोसी राज्य जितना हम सब पर प्रहार करते आए हैं। चीन ने पिछले 70 सालों में इंच बाय इंच कितनी जमीन हड़प ली है अरुणाचल प्रदेश में, आप और हम तो जानते ही नहीं। हम तो ये तक नहीं जानते थे कि डोकलाम किस जगह का नाम है। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि कारगिल किसे कहते हैं। हम सबको क्या पता था कि बालाकोट कहां पर है। ये सब तो अनजान नाम थे हमारे लिए, लेकिन घुसपैठी एक एक जगह से देश को छल्ली कर रहे थे। मोदी जी ने पहली बार एक ऐसी सरकार कायम करी जिसने हमारी फौज को पूर्ण स्वतंत्रता दी। हमारी फौज जो चाहते हुए भी उसके हाथ बंधे हुए थे इतने सालों तक, आज उस तरह से कामयाब हो रही है जिस तरह से पहले कभी नहीं हुई।
आपने कभी अपेक्षा करी थी कि चाइना पीछे पलट जाएगा डोकलाम के केस में? बिना एक चूं किए, बिना शोर मचाए, सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर से हमने चाइना को खदेड़ दिया। बालाकोट में हमने जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त करी, 70-75 साल हो गए, हमारे कितने फौजी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनके, कैदी बनके पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं, हमारे पास उनकी गिनती तक नहीं है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 2 दिन के अंदर हमारा फौजी गर्व के साथ, शान के साथ वापस लौटा है? आप सोचिए, जिस अभिनंदन का हमने स्वागत किया, वो अभिनंदन देश की स्वतंत्रता के बाद वो पहला सिपाही है जो ना केवल जीवित लौटा है, 48 घंटे के अंदर सीना ठोक कर लौटा है। ये किसके कारण हुआ? ये उसी सरकार के कारण हुआ है जिसको हम पहली बार देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये कैंसर नहीं तो क्या था? टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, करप्शन, ये 3 इतने बड़े रोग थे जिसको 5 साल में मोदी जी ने पूरी तरह से काबू में ले लिया। एक स्कैम या स्कैंडल नहीं हुआ है, एक मिनिस्टर का नाम नहीं है किसी स्कैम में। ना मैं खुद खाऊंगा, ना किसी को खाने दूंगा, ना मैं खुद सोऊंगा, ना किसी को सोने दूंगा। ये वादा करने वाला चौकीदार, हमारा प्रधान सेवक, हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हो सकता है। 5 साल हो गए, हम सब कई बार भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस के साथ जोड़कर ये कहते हैं कि ये तो हिंदुत्व के प्रतीक हैं। अगर सच में इनको दूसरी कौमों से नफरत होती तो 5 सालों में आप मेरे को बताइए भाइयों बहनों, कितने सारे दंगे फसाद होने चाहिए थे। लेकिन एक भी जगह कहीं भी कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान जो सबसे ज्यादा प्रेम से रह सकते थे, वो 75 सालों में, इन्हीं 5 सालों में रहे हैं। कहीं पर कोई कम्युनल राइट, कोई फसाद, कोई दंगा नहीं हुआ है। ये क्या दिखाता है आपको? इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर की सिक्योरिटी दोनों को सबसे ज्यादा मजबूत इसी सरकार ने किया। करप्शन के नाम पे सारी सरकारें पहले स्कैम पे स्कैम, लूट पे लूट मचाती थी, लेकिन इस सरकार ने यह दावा करके दिखाया और प्रूव किया कि करप्शन फ्री इंडिया हो सकता है। और रही बात बाकी एरियाज में काम की, कौन कहता है काम नहीं हुआ है? एक एक मंत्री ने काम किया है और इस तरह से काम किया है कि कभी पहले नहीं हुआ है। पीयूष गोयल जी का नाम सबसे ज्यादा मेरे मन में आता है। आज वो रेलवेज में है। रेलवेज इस तरह से कभी प्रगति नहीं करी है जिस तरह से आज कर रही है। साफ ट्रेनें हैं, करप्शन फ्री टिकटिंग सिस्टम है, टीटी एक पैसा लेता नहीं है, खाना आपको साफ मिलता है, कोच साफ हैं, टॉयलेट साफ हैं, ट्रेन समय से निकलती है, समय से पहुंचते हैं, प्लेटफॉर्म्स और रेलवे स्टेशन देखिए एयरपोर्ट से भी ज्यादा सुंदर हैं। ये पीयूष गोयल जी का काम केवल रेल मंत्रालय में है। इसके पहले जब वो कोल मिनिस्ट्री में थे, जब वो पावर में थे, आज भारत में 97% रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। कोल मिनिस्ट्री जो सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग मिनिस्ट्रीज में होता था, आज हमारे पास सरप्लस है। यह है काम पीयूष गोयल जी का। नितिन गडकरी जी ने 40,000 किलोमीटर रोड बनवाए हैं। दिक्कत यह नहीं है कि यह सरकार अच्छा काम कर रही है, दिक्कत यह है कि जिन लोगों के जेब में पैसा जाना चाहिए था, उन लोगों की मुंह खुले के खुले रह गए और एक बूंद उनके जेब में पैसा नहीं गया, तो उन सबको तकलीफ हो रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सारी मीडिया इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रही है, क्योंकि मीडिया को खिलाने वाला कोई बचा नहीं। सारे चोर इकट्ठे हो गए भाई साहब। जो चोर एक दूसरे से लड़ते थकते नहीं थे, आज वो सब एक दूसरे को गले मिला के कह रहे हैं कि भैया अपना झगड़ा बाद में देख लेंगे, पहले इसको निपटाओ, पहले मोदी को हटाओ। आप और मैं क्या सो रहे हैं? हमारी आंख के सामने ये सारे चोर एकजुट होकर कह रहे हैं कुछ भी हो जाए मोदी को निकालो। इस तरह की एकता चोरों में, गुंडों में, डाकुओं में आपको 70 सालों में कब दिखाई दी? आप खुद सोचकर बताइए। यह देश की प्रगति की निशानी नहीं है तो क्या है? जो लोग चौकीदार चोर है बोल रहे हैं, उनके परिवार के सारी पुश्तें इस देश को लूट लूट कर खा खा कर रह रही हैं। 80-90 साल पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नेहरू जी, जिन्हें हम चाचा नेहरू कहते हैं, जो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनको इसी तरह से दबा दिया जिस तरह से आज
राहुल जी कह रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। मैं कहता हूं आज नरेंद्र मोदी जी का यही वादा है, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें विकास दूंगा, तुम मेरा साथ दो मैं इस देश को कहीं ऐसी जगह ले जाऊंगा जो पिछले 70 सालों में भारत का नाम कभी ना हो पाया। आपके और मेरे हाथ में है कि हम इस हवन में, इस यज्ञ में क्या आहुति देना चाहते हैं। अपनी छोटी छोटी तकलीफों को लेकर रोना चाहते हैं या एक बड़ी आहुति देकर इस देश को बनाना चाहते हैं। आज जो चुनाव होने वाला है वो चुनाव 20 साल बाद आपके और मेरे बच्चों का भविष्य निर्णय करने वाला है। मैं नहीं चाहता कि 15-20 साल बाद मेरे बच्चे मुझे ये कहें कि जब आपके सामने इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव मोदी जी के रूप में था तो आपने इन गुंडों और चोरों को क्यों वोट दिया, जब चौकीदार था तो चोर को क्यों वोट दिया। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता अपने बच्चों के सामने, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहेंगे। इस देश ने जितनी प्रगति 5 साल में हासिल करी है, अगर इसे आगे ले जाना है तो वोट मोदी जी को ही देना होगा। अगर किसी और को वोट दिया तो यह देश फिर से 20-25 साल पिछड़ जाएगा। वो दिन आप और मैं नहीं देखना चाहते। इसी अनुरोध के साथ मैं आपसे कहता हूं, जरूर वोट दीजिए, अपने घर से बाहर निकलिए। जो नोटा दबाने वाले लोग हैं उनसे मैं कहता हूं, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। अगर आपको मोदी जी से कोई शिकायत है, इस सरकार से कोई शिकायत है, जरूर कहिए। अगर आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं, क्यों कम हो गया एम्प्लॉयमेंट। जितने बेनामी कंपनीज थी, जितनी शेल कंपनीज थी जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे और जो टैक्स बचा रहे थे, जो देश का नुकसान कर रहे थे, उन्हें बंद किया गया। जब उन्हें बंद किया गया तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ। लेकिन यह सोचिए कि यह एक आहुति हमने दी है देश को टैक्स इवेडर्स से बचाने के लिए। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत हम सबको साथ आना चाहिए ताकि हम नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा कर सकें। ये वो लोग होने चाहिए जो खुद भी अपने स्वावलंबी बने और दूसरों को भी नौकरी दें, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। आज अगर आप देखें, आयुष्मान भारत के तहत कम से कम 14-15 लाख लोगों को मुफ्त में हेल्थ केयर की फैसिलिटी मिली है। कहां पहले ऐसा था? अगर आप आज देखें, देश में हर तरफ प्रगति हुई है। ये 5 साल में ही अगर संभव हो पाया है, अगर कैंसर जैसी बीमारी को ये 5 साल में दूर कर पाए हैं, तो अनदर 5 साल में बाकी छोटी मोटी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी भाइयों बहनों। लेकिन इस तरह से मत रूठ जाइए कि किसी गलत जन को वोट दें, किसी गलत पार्टी को वोट दें। ये वो लोग हैं जो केवल इंतजार कर रहे हैं, एक बार आप उन्हें वोट देके फिर से जिता दीजिए। उन्हें पता है कि यह मौका उन्हें 5 साल बाद मिल रहा है। ऐसा लूटेंगे कि आप और मैं और हमारी आने वाली पुश्तें भूल जाएंगी, गिनती भूल जाएंगी। ये हमें इस तरह से लूट के खदेड़ के चले जाएंगे। इसीलिए ये गलती कभी मत करिएगा। वोट करिए, मोदी जी को करिए। ये हमारा हवन है। इस हवन में, इस यज्ञ में हम सबको आहुति देना है। ये राष्ट्र के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। ये एक उज्जवल भविष्य के लिए है। भारत माता की सेवा करने का इससे अच्छा और इससे बेहतर अवसर हम सबको कभी नहीं मिलेगा। केवल एक छोटा सा काम करना है, वोट देना है। अपने घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर दीजिए और सही व्यक्ति को वोट दीजिए जो भारत को आगे ले जाए, न कि खदेड़ दे और पीछे ले जाए। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।